हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। अपन देख क्या रहे थे, अपन ने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना लेक्चर एक कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर से संबंधित अपने देखा कि बच्चे में किस प्रकार से टेस्टिस का विकास होता है, कितने मंथ बाद में इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा स्क्रोटम में आता है। स्क्रोटम की संरचना देखी थी अपन ने सामान्यतया, और टेस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टेस्टिस की आंतरिक संरचना। किसके बारे में? वृषण की। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वृषण की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है। ऑर्कियोपेक्सी के बारे में मैंने बताया था आपको। ऑर्कियोपेक्सी क्या होती है और क्रिप्टोसिडिज्म क्या होती है उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। क्या होती है वो आप मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया है क्रिप्टोसिडिज्म क्या होती है और ऑर्कियोपेक्सी क्या होती है। बताया कि नहीं बताया? तो वृषण की संरचना में देखें, टेस्टिस की संरचना देखें तो पहली बात तो ये है, तीन परत से क्या होती है? घिरी हुई क्या है? संरचना है। तीन परत से घिरी हुई संरचना है किसकी? वृषण की। तो तीन लेयर वो कौन कौन सी है? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। काम कंप्लीट। तीन लेयर कौन कौन सी है देखो, इनका याद करने का तरीका है। पहले लिखो ट्यूनिका, फिर ट्यूनिका, क्योंकि ट्यूनिका तीनों में आ रही है। ट्रिक कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रिक अगर अपन ट्रिक से याद करेंगे तो ये फाइनल भूल जाएंगे। ट्यूनिका बाहर कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनलिस है, एल्बुजिना है, एल्बुजिना है, ट्यूनिका एल्बुजिना, वासुकुलेरिस। वृषण की जो आंतरिक संरचना होती है, वृषण तीन संरचनाओं से घिरी होकर बनी होती है। कौन कौन सी संरचना होती है? वो संरचना होती है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेजिनलिस होती है। फिर सेकंड लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। थर्ड लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वासाकुलेरिस। क्या होती है? ट्यूनिका वासाकुलेरिस। मैं डायग्राम से बताऊंगा इनको कहाँ कहाँ की इनकी स्थिति होती है। आंतरिक संरचना है तो अपन पूरा पढ़ेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको ना वृषण की आंतरिक संरचना। तो डायग्राम बना देता हूँ मैं। डायग्राम जैसा बने वो हंसना बिल्कुल नहीं है किसी को भी, क्योंकि डायग्राम मेरे को कम बनाना आता है थोड़ा, ठीक है ना। डायग्राम अपने को कम बनाना आता है, हंसने की कोई बात नहीं है। समझने की कोशिश करना, समझा अच्छा रहूं। और डायग्राम है वो देख लेना आप। बाहर की ओर परत पाई जाती है, किसकी पाई जाती है मेरे बच्चों? किसकी पाई जाती है? बाहर की ओर परत पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है। नामकरण बाद में दूंगी, साथ में दे दूंगा। बाहर की ओर परत पाई जाती है ट्यूनिका, और क्वेश्चन क्या बनता है वो बता दूंगा। ट्यूनिका वेजिनलिस की। किसकी? ट्यूनिका वेजिनलिस की। बाहर की ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ये जो है वृषण, ये वृषण क्या है? जो ये अंदर घिरा हुआ भाग है वो किसका बना होता है? चारों ओर से वृषण को कौन घेरा हुआ रहता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसको घेरी हुई रहती है? संपूर्ण वृषण को घेरी हुई कौन रहती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर अगर बात करें तो इस वृषण में आंतरिक क्या पाई जाती है? उभार पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार के। क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। वृषण, मानव वृषण कितने होते हैं? दो। मानव में वृषण कितने होते हैं? दो। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं एक की संरचना बता रहा हूँ, दूसरे की सेम होगी, डिक्टो। जो अंदर उभार पाए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अंदर उभार पाए जा रहे हैं उस पर आवरण किसका होगा? उसका होगा किसका? ट्यूनिका। ट्यूनिका टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, या लिख देता हूँ ट्यूनिका वासुकुलेरिस। ट्यूनिका वासुकुलेरिस की किसकी संरचना होगी? जो आंतरिक लोब्यूल पाए जा रहे हैं उन पे
इसकी जो लेयर होगी वो होगी ट्यूनिका वेसिकुलरिस की। फिर अगर इनमें बात करें, इनमें पाई जाती है नलिका, जो ये उभार पाए जा रहे हैं जिनको अपन लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकुलर लोब्यूल या वर्षण लोब्यूल्स। इनमें क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। क्या? शुक्र जनन नलिका, जो कि क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसकी अगर बात करें अंदर, फिर अंदर की ओर क्या पाई जा रही है? इसमें नलिकाएं पाई जा रही है। फिर इनमें ये जो संरचनाएं पाई जाएगी कुछ इस प्रकार से, नलियां पाई जाएगी। इसमें क्या पाई जाएगी? नलियां पाई जाएगी। और उन नलियों को क्या बोल रहे हैं? अंदर वाली जो नलियां हैं 2 से 3 हैं, उनको क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका, जो कि घनाकार उपला स्तर से स्त्रित होती है। उपला उत्तक से स्त्रित होती है। इन नलियों को अपन क्या बोलते हैं? वाजा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वाजा इफ्रेंसिया बोलते हैं। वाजा इफ्रेंसिया किनको? फिर इनके अंदर क्या पाई जाती है? वो पाई जाती है अंदर क्या पाई जाती है? ये जाल रूपी संरचना बना लेती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं इस संरचना को? वर्षण जालिका या टेस्टिस रेटे। इसके बाहर अगर बात करूं तो एक बार यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ये है अधिवर्षण। क्या है? मैंने नामकरण तो दे दिया ना, इसको आगे बढ़ा देना नामकरण, क्योंकि मैं डायग्राम के साथ साथ आपको बता रहा हूँ क्या इसमें चीजें हैं, तो आप नामकरण दे लेना। यहाँ पे नामकरण क्या है? वर्षण जालिका या रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या है? रेटेटेस्टिस। और जो ये मैंने बनाया कौन सा? ये वाला, उसको मैं आगे ही बढ़ा देता हूँ। खत्म। ये क्या है? ये जो मैंने बनाया इसको अपन बोलते हैं अधिवर्षण। आज ये अधिवर्षण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ये क्या है? अधिवर्षण। अधिवर्षण। अधिवर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं अधिवर्षण को? अधिवर्षण को क्या बोल रहे हैं? एपिडिडाइमिस। मैंने पहले बताया था कि चित्र से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, मतलब जो कैसा बना है, लेकिन जो मैंने समझाया है वो आपको याद रहना चाहिए। ये किसका चित्र है? मानव वर्षण का। किसका? मानव वर्षण का। मैंने आपको समझाया क्या इतनी देर में? ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। बाहर की ओर मैंने शुरू से क्या समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। शायद इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से समझा देता हूँ। वर्षण की जो आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं और वर्षण भी मानव का ले रहे हैं। ये वर्षण है 3 आवरणों से घिरा हुआ रहता है। 3 आवरण कौन कौन से हैं? वो है ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ पे क्या है? ई है। और ये तीसरी लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। आपने देखा है कि ट्यूनिका वेजिनलिस है, जो ट्यूनिका वेजिनलिस है वो सबसे क्या है? बाहरी परत है कि नहीं है? सबसे बाहरी परत है कि नहीं है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में बताना होता है। ये क्या है? वृषण को चारों ओर से घेरी हुई रहती है। वृषण को इधर लिख देता हूँ मैं। जो ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये क्या करती है? वृषण को चारों ओर से घेरी हुई रहती है। चारों ओर से घेरे रखती है। घेरे रखती है। फिर अगर बात करें जो ट्यूनिका वेस्कुलरिस है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस सबसे क्या है? आंतरिक परत है। आंतरिक परत कौन सी है? ट्यूनिका वेस्कुलरिस। किसमें? इस डायग्राम से भी कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि सबसे बाहरी परत कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनलिस। मिडल जो मध्य की परत है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि क्या है? संपूर्ण वृषण पर को क्या कर रही है? आवृत कर रही है, चारों ओर से घेरी हुई है। कौन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर अगर बात करते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जो कि कहाँ पे पाई जा रही है? हाँ, एक इम्पोर्टेंट तो रह ही गया, इसको बोलते हैं वर्षण लोब्यूल या वर्षण पाली।
ये क्या है, वर्षणपाली, जो कि एक वर्षण में वर्षणपाली की संख्या कितनी होती है, 200 से 250। यही क्या है, वर्षण की क्रियात्मक इकाई है कौन, वर्षणपाली, जिसको कौन सी लेयर घेरी हुई रहती है, वो रहती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जिसमें क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाई जाती है, लीडिंग कोशिका, क्या पाई जाती है, लीडिंग कोशिका पाई जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। वर्षणपाली है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षणपाली, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, एक वृषण की बात करें 200 से 250 की संख्या में प्रेजेंट होता है, कि जो कि वृषण या टेस्टिस की क्या होती है, संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहलाती है कौन, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी एक बार नोट करवा देता हूँ। इतना तो आपने लिख लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ये है वृषण जालिका या टेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, यह है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि वृषण को चारों ओर से घेरे हुई रहती है। यह है ट्यूनिका वेजिनिस जो कि सबसे बाहरी परत है। यह है ट्यूनिका वेस्कुलरिस जो कि आंतरिक परत है। और वर्षणपाली या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को घेरे हुई रहती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या होती है 200 से 250। और जो यह मैंने बताया इसको अपन बोलते हैं अधिवृषण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है। उसके बाद में यह वाजा इफ्रेंसिया आ गया। ये शुक्र जनन नलिका जिसे बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंग्लिश में नाम लिखा दूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर देता हूँ ना। ठीक, डायग्राम से अपन ने देखा कि वृषण की संरचनात्मक इकाई क्या है। वृषण की संरचनात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक इकाई क्या है बता सकता है कोई? वर्षणपाली। वर्षणपाली को क्या बोलते हैं? वर्षणपाली को अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, मैंने कहाँ पे इसकी संरचना बताई थी। ये इनकी बात करूँ, ये संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है किसकी? टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर वर्षणपाली, ये संरचनात्मक इकाई है। इसमें अगर बात करें तो कितना होता है? एक वृषण में, मानो में 2 वृषण होते हैं, पता आपको, एक वृषण में इनकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250। इन वृषण लोब्यूल में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिका को कोई क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किसको? शुक्र जनन नलिका को। वृषण की संरचनात्मक इकाई बता रहा हूँ मैं, क्या है? वृषणपाली, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि एक वृषण में 200 से 250 की संख्या होती है इनमें, और शुक्र जनन नलिका की में पाई जाती है वर्षणपाली में। इन वर्षणपाली में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका। और इनकी 1 से 3 क्या होती है? कुंडलित संरचना होती है। 1 से 3 कुंडलित संरचना या फिर नलिका होती है। किनकी? शुक्र जनन नलिका की। शुक्र जनन नलिका को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी में क्या होती है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो लेडिक सेल होती है, लेडिक कोशिका या लेडिक सेल, और एक होती है हमारे पास में सरटोली कोशिका। क्या होती है? सरटोली कोशिका। लेडिक सेल क्या होती है, किस में इंपॉर्टेंट होती है लेडिक कोशिका? ये हमारे पास में लैंगिक जनन करती है। और जो सरटोली लैंगिक जनन करती है कौन? लेडिक कोशिका लैंगिक जनन करती है मियोसिस के द्वारा। अब मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है ये मैंने आपको पहले बता दिया था। सरटोली कोशिका क्या होती है?
ये शुक्राणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु को पोषण प्रदान का कार्य कौन करती है, सर्टोली कोशिका। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। इतना आपको समझ में आ गया क्या? मैंने आपको बताया कि वृषण की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, वृषणपाली, या फिर अपन इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर जो पाली होती है वो एक वृषण में, मानव के एक वृषण में इनकी संख्या कितनी होती है, 200 से 250। मतलब दोनों वृषणों में कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 400 से 500। एक वृषण जो अब मैंने बताया था आपको कुछ इस प्रकार से उभार था अंदर, इसमें 1 से लेके 3 तक कुंडलित नलिकाएं पाई जाएगी, जिन्हें अपन बोलेंगे शुक्रजनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो लेडी कोशिका क्या पाई जाती है, एक तो लेडी कोशिका, और एक पाई जाती है सर्टोली कोशिका। लेडी कोशिका क्या करती है, मियोसिस के द्वारा लैंगिक जनन का कार्य करती है, और सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण का सारा प्रदान करवाती है, यानी पोषण करवाती है। इसलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स कोशिका। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। मैंने तो आपको बताया, क्या बताया, एक होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका पाई जा रही है। वो कौन सी पाई जा रही है, एक पाई जा रही है अपने पास में, और एक ये पाई जा रही है। एक कौन सी पाई जा रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो कि 2n कोशिका होती है। सर्टोली कोशिका 2n सेल होती है। और एक अपने पास में पाई जा रही है लेडिक सेल, लेडिक कोशिका। क्या पाई जा रही है, लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका शुक्र जनन नलिका होती है ना, उसके अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है। शुक्र जनन नलिका के अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। लेडिक कोशिका क्या करती है, वो करती है लैंगिक जनन का कार्य करती है। लैंगिक जनन का कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा करती है, कौन से विभाजन के द्वारा करती है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा करती है। अब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लेडिक कोशिका के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब अपन बोलते हैं सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम ही है नर्स सेल। नर्स सेल क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से नर्स पोषण का कार्य करती है, ख्याल रखती है, उसी प्रकार से सर्टोली कोशिका भी क्या करती है, जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका क्या करती है, ख्याल रखने का कार्य करती है। सॉरी, मैंने लेडिक कोशिका के बारे में बता दिया। ये लेडिक कोशिका के बारे में मैं फिर से बताऊंगा। ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। थोड़ा सा डायग्राम में भी करेक्ट कर लेना। डायग्राम में तो क्या करेक्ट करना है, जो पीछे है उसमें भी देख लेना। जो मैंने लेडिक कोशिका के बारे में बात करी है ना, वहाँ पे होगी नर जनन कोशिका। क्या होगी, नर जनन कोशिका। और ये लेडिक कोशिका की विशेषता है। थोड़ा सा बाहर क्या है, डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। रात के वक्त मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है। नर जनन कोशिका होती है एक होती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को अपन बोलते हैं नर्स सेल। ये क्या करती है, शुक्राणु को, नंबर 1 काम इसका है शुक्राणु का परिपक्वन। क्या करती है, शुक्राणु का परिपक्वन का कार्य करती है, प्लस उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, नर्स सेल या नर्स कोशिका बोलते हैं। किसको, सर्टोली कोशिका को। इसके बाद में इसका एक और काम देखें, वो काम क्या है, ये क्या करती है,
इनहिबिन है। इनहिबिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है या स्त्रावन करती है। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका इनहिबिन नामक हार्मोन का स्त्रावन करती है। इनहिबिन नाम का क्या होता है, इनहिबिन होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आपको विस्तार से, लेकिन अभी बताने लायक ये है नहीं, क्योंकि पूरा पीरियड ही है वो इनहिबिन प्रोटीन या इनहिबिन हार्मोन पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे नहीं लेंगे। जैसे इनहिबिन वाला आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो इनहिबिन प्रोटीन इनहिबिन हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, स्त्रावन करती है। फिर अगर बात करें, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में भी कार्य करती है। तो इसके प्रमुखतः ऐसे 3 काम हो गए सर्टोली कोशिका के। क्या हो गए, एक तो सर्टोली कोशिका को नर्स सेल बोलते हैं, शुक्राणु का परिपक्वन करती है और उनको पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसको नर्स सेल बोलते हैं। और इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये इनहिबिन हार्मोन क्या होता है वो बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है, इसी चैप्टर में बता दूंगा। और ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में कार्य करती है। नर जनन कोशिका के बारे में यहाँ पे मैंने नेडी कोशिका लिख दी थी, चल रहा था मेरे दिमाग में नर जनन से, लेकिन नेडी कोशिका लिख दी, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे नर जनन कोशिका है जिसमें लैंगिक जनन का कार्य करती है ये, और मियोसिस के द्वारा क्या करती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है, स्पर्म या शुक्राणु का। अब अपन देखते हैं क्या, इतना तो आपको समझ में आ गया क्या, बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया आपको शुक्र जनन नलिका होती है कहाँ पे, शुक्र जनन, थोड़ी सी स्पीड लेना पड़ेगा क्योंकि पास में डी जा रहा है, फिर आपको डी भी सुनाई देगी। शुक्र जनन नलिका होती है ना अपने पास में। शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, अंतराली क्षेत्र पाया जाता है, यह मैंने आपको समझा दिया है, अंतराली क्षेत्र पाया जाता है। शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, अंतराली क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, लैडिक कोशिका। क्या बोलते हैं, लैडिक कोशिका, या फिर इसको अपन बोल देते हैं अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। रात को वही मेरा टाइम रहता है 12:30 से 1 बजे का रिकॉर्ड करने का, फिर भी बाहर इतना डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है। शुक्र जनन नलिका के बाहर क्या पाया जाता है, अंतराली क्षेत्र पाया जाता है, जिनमें लैडिक कोशिकाएं पाई जाती है। और आपको भी कुछ सुनाई दे रहा होगा वॉइस, अगर वॉइस सुनाई देती है तो इसलिए मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने का। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हमारे पास में एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो कि लैडिक कोशिका क्या करती है, इनको बाहर लाने का कार्य करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो कौन सी बनाती है कोशिका, लैडिक हार्मोन बनाती है। ये एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन नर लैंगिक हार्मोन है, क्या है, नर हार्मोन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर अंतराली क्षेत्र पाया जाता है, जिनमें लैडिक कोशिका स्थित होती है, इनको अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है, इस कारण इसे अंतराली कोशिका बोलते हैं, जो कि एंड्रोजन नामक नर हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन या स्त्रावन करती है, जो एक प्रकार का क्या है, नर लैंगिक हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। अब आज अपन पढ़ेंगे शुक्राणु का पथ। शुक्राणु का पथ, शुक्राणु का पथ क्या बोलते हैं इसको अपन, शुक्राणु का पथ। शुक्राणु किस प्रकार से अपने पास में बाहर आते हैं, शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, और किस प्रकार से शुक्राणु का पथ होता है, किन किन संरचनाओं से गुजरते हैं, उनका आज अपन पथ पढ़ेंगे। इन्हें अपन कहाँ से हैं, शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु बन गया, उसके बाद में कहाँ पे आएगा, ट्यूबिल रेक्टी मैंने डायग्राम में बता रखा है। ट्यूबिल रेक्टी से अपने पास में कहाँ पे आएगा, वर्षण जालिका में आएगा, या फिर रेटे टेस्टिस, क्या रेटे टेस्टिस डिफरेंशिया
मैंने सिंपल बताया शुक्राणु का पथ। शुक्राणु का पथ मतलब इसको अपन बोलते हैं अंतरावर्षण नलिका, यानी शुक्राणु बनता कहाँ पे है, शुक्र जनन नलिका में बनता है। फिर ये आता है ट्यूबिल रेक्टिस में, ट्यूबिल रेक्टिस से वर्षण जालिका या टेस्टिस से आता है, फिर वाजा इफ्रेंसिया से आता है। वाजा इफ्रेंसिया के द्वारा फिर ये किस में आ जाता है, वो आ जाता है अधिवृषण में। किस में, अधिवृषण में। अधिवृषण के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, अधिवृषण क्या है, वृषण के बाहर पाई जाने वाली संरचना, एक पहली संरचना है, वृषण के बाहर पाई जाने वाली पहली संरचना है जिसमें शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश करता है। कौन सी, अधिवृषण, जो सर्वप्रथम शुक्राणु प्रवेश करता है। बाकी वाजा इफ्रेंसिया तो आपको पता है वृषण के अंदर पाई जा रही है, ये मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था। कल अपन पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, सिर, पूंछ, मध्य, और क्या होता है, सिर, पूंछ और मध्य। इसका इंग्लिश में नाम है वो अलग अलग नाम हैं, कार्पस, कोडा, कैपुट, इस प्रकार से नाम दे रखे हैं। तो वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ इस प्रकार से अधिवृषण का पार्ट होता है, ये सिर होता है, ये मध्य होता है, ये पूंछ होती है, ये कोडा, कार्पस, कैपुट, कुछ इस प्रकार से इनका नाम होता है। मैं आपको जल्दी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो क्लास के बारे में आप लोगों तक बताइए, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो मेरे लिए कुछ थोड़ी बहुत। और बाकी अगर आप मेहनत करोगे तो मैं भी पढ़ाने का मेरा भी मन है वो अच्छा करेगा, और मैं भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा पाऊँगा, और आपने सोचा नहीं उससे भी अधिक आपको इसका नॉलेज दे पाऊँगा बायोलॉजी का। ध्यान रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एम्स में भी आएगा, आर्यवचस में भी आएगा, नीट में भी आएगा, और राजस्थान और इंडिया की जहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, शायद ही, भगवान कोई नहीं होता, लेकिन शायद ही क्वेश्चन बाहर जाने वाले हैं। लेकिन आप फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक देखें। अब जल्दी रिकॉर्ड होने लग जाएगी क्लासें, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे, और आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।